हेलो बच्चों, मैं राकेश यादव। और इससे पहले मैंने 4 चैप्टर जो कंप्लीट करवा चुका हूँ भूगोल की 6th क्लास को, ठीक है, 6ठी क्लास को। और आज हम बात कर रहे हैं 5वें चैप्टर की, ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या होते हैं? परिमंडल, परिमंडल को आगे समझेंगे। तो बच्चों, आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है ना बच्चों? तो मैंने इससे पहले बताया कि पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक जीवन है, केवल यहीं पे जीवन है, इसके अलावा जीवन कहीं नहीं है, ठीक है। मानव यहाँ पर जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है ना। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक है। कौन कौन से घटक है आपको आगे बात करेंगे। तो पृथ्वी का ठोस भाग को जिस पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? भूमंडल कहते हैं। क्या हम कहते हैं उसको? भूमंडल कहते हैं, ठीक है। और गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों चारों ओर जो घेरती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वायुमंडल बोलते हैं। इसको भी आगे सही से हम पढ़ेंगे। और इसमें वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस आती है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दूसरी गैस पाई जाती है, ठीक है। और जो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल जो पाया जाता है जलमंडल का कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसको बोलते हैं? इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस भी आती है, लेकिन जो बहुत बड़े जो भाग जो जल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती है, जैसे कि बर्फ होता है, जल होता है, जलवाष्प होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सम्मिलित होती है, तो इसको जलमंडल कहते हैं, ठीक है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीव मंडल क्या है? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हुए जहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम जीव मंडल कहते हैं। अब बात करते हैं भूमंडल। मैंने बताया ना कि भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हम इसी चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। तो पहला है भूमंडल। भूमंडल के अंदर क्या आता है? पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। मैंने इससे पहले बताया कि भूमंडल किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम रहते हैं, जो सतह है उसको क्या बोलते हैं? भूमंडल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। पट्टी जो होती है चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, ठीक है बच्चों, जिसमें जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? एक महाद्वीप में और एक महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको 2 भाग में डिवाइड हम कर सकते हैं। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो समुद्री जल का तल है, मतलब समुद्र के अंदर जो जल है उसका जो नीचे का जो बेस है, जहाँ पे सबसे नीचे का परत जिसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य कहा जाता है। आप रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो रेलवे स्टेशन का नाम जहाँ पे लिखा होता है उस पर लिखा रहता है समुद्र तल से कितना ऊंचे पे है, ठीक है बच्चों। आपको ये भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे हमारा जो महाद्वीप है और कैसे कैसे जो जल से होते हैं। जितने भी आपको नीले रंग के दिख रहे हैं वो सब क्या है? सब समुद्र है, सब पानी है, ठीक है। और ये सारे खारे पानी है, मीठा पानी नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है आपको कमेंट करके बताना है मुझे। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट कौन सा है बच्चों? तो है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट है। ये जो तल से कितनी ऊंचाई की है? 8,848 है। कितनी है? 8,848, ठीक है, मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर का है, ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। जिसका जो सबसे बड़ा बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। इसकी गहराई कितनी है बच्चों? 11,022 मीटर, ठीक है, लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है, आपको ये भी याद रखना है। और सबसे ऊंचाई जो है कितनी है बच्चों माउंट एवरेस्ट की? 8,848, ठीक है, समुद्र तल से। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि हमारा जो पहला जो है महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे पहले बात करते हैं जो महाद्वीप है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं आगे बात करेंगे हम। तो जिसका नाम है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है बच्चों। ये टोटल 7 महाद्वीप है, आपको ये भी याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे महाद्वीप के अंदर मैंने आपको बता दिया 7 है। तो सातों को आप ध्यान से अब देखते हैं, समझते हैं।
तो सबसे पहला कौन सा है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं, भारत जहाँ पर है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, गोलार्ध मैंने आपको समझा रखे हैं। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है, यूरोप से क्या करता है? इसको अलग करता है। तो यूरोप एवं एशिया के से मिलकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? जो हम यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, उस भूभाग को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कहता है? अब जो बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया एशिया, एशिया बता दिया। अब बात करते हैं यूरोप के बारे में। एशिया से बहुत छोटा होता है, एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, अंटार्कटिक जो वृत्त है इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कौन? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, विश्व के मानचित्र को देखिए और समझिए। हम आगे बताएंगे, जो मानचित्र है उसको देखेंगे। तो अब बात करते हैं 3rd नंबर पे अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, 2nd नंबर पे आता है। और इसका जो विस्तृत वृत्त है वो 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध से स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और तो सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है, आपको ये भी याद रखना है। हमेशा याद रखना है कि जो रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? सहारा है। यहाँ पे सबसे गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे है? अफ्रीका में ही है, जिसको हम नील नदी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नील नदी बोलते हैं। इसी से होकर गुजरती है ना बच्चों। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसे पनामा स्थल संधि भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उत्तर अमेरिका में है ये। अब ये महाद्वीप पूरी तरफ से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप 3 महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे किस किस से घिरा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया किस किस से, ये कौन कौन से महाद्वीप है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, उत्तर अमेरिका मैंने आपको अभी बताया है, और दक्षिण अमेरिका की अब बात करते हैं येलो वाली की। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मतलब नीचे की तरफ है तो उसको हम दक्षिण बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ होता तो क्या होता है? उत्तर में आता। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन सा 2 महासागर है? आपको ये भी याद रखना है। आपको कमेंट में देखना है, मैप देखना है, समझना है कि इसके अगल बगल में कौन से हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। ठीक है, इसके उत्तर में दक्षिण में फैली हुई है। आपको ये भी याद रखना है बच्चों, कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है जिसको अमेजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन है। ठीक है, ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। अब बात करते हैं जो अगला हमारा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल नीचे की तरफ स्थित है। यह चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। ठीक है, ये चारों तरफ क्या है? समुद्र से घिरी हुई है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और अंटार्कटिका एक बहुत छोटा महाद्वीप, अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जो चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढकी होती है ना बच्चों। यहाँ किसी भी प्रकार की स्थायी मानव निवास नहीं करता, यहाँ बहुत ठंड है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा माइनस में बहुत, मतलब -50, -100, -150 तक चला जाता है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर। बहुत से देशों में शोध केंद्र तथा यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर है। ठीक है, इसके नाम से मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री भी नाम से जाना जाता है वहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया हमारे कितने, मतलब महाद्वीप के अंदर कितने महाद्वीप है, मैंने आपको बता दिए टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में। तो हम बात करते हैं भूमंडल के बारे में, अब बात करते हैं जलमंडल के बारे में।
तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सभी को पता है। क्या कहते हैं बच्चों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल से है। ठीक है, 29% भाग स्थल है और 71 पे पानी ही पानी है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप स्थित है ना। इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदी, भूमिगत तथा हर तरह की चीज इसमें होती है, सम्मिलित है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का जो 97% यानी 97% से अधिक भाग महासागर से पाया जाता है। ठीक है, एवं वह इतना अधिक खारा है कि इसको हम पी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों? इसको हम पानी को पी नहीं सकते, इतना खारा पानी है। ठीक है, मानव के लिए उपयोग के लिए है ही नहीं वो। अब शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों एवं हिम नदियों द्वारा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अलवण किसको बोलते हैं? जिसका कोई स्वाद ही नहीं है। ठीक है, जिसका कोई स्वाद ही नहीं है और कोई हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो बहुत कम पानी है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, जो मनुष्य इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने वाले बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब पानी बहुत है लेकिन हम पीने लायक पानी केवल 4 या 5% पानी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं महासागर। महासागर हमारे यहाँ पे कितने हैं, कैसे हैं, वो चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों, महासागर जो है जलमंडल में मुख्य भाग होता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, है ना। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है ना। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां होती है। बड़े से छोटे आकार के आधार के क्रम से जैसे देख सकते हैं हम 5 महासागर जो है प्रमुख है। प्रशांत महासागर है, ठीक है, जो बड़े के हिसाब से छोटे छोटे होते जा रहे हैं। अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है जो हमारे हैं, और दक्षिणी महासागर है, और तथा अंटार्कटिका महासागर है। ठीक है, तो प्रमुख जो है 5 महासागर है हमारे यहाँ पे। अब बात करते हैं क्या? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, प्रशांत जो महासागर है सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा भाग जो है मेरियाना है। ठीक है, मरियाना कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार के हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र में दिखाया गया है इसी तरह का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीप की स्थिति को पता लगाइए। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा में एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी में किनारे पर यूरोप है और एवं अफ्रीका है ना बच्चों। अब अटलांटिक महासागर की तट जो रेखा होती है बहुत अधिक दंतुरित होती है। क्या होती है? दंतुरित। ये अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय पर पतनों के लिए होती है, आदर्श स्थिति है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा व्यस्त महासागर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पैसिफिक जो हमारा ओशियन है, उसके अलावा जो सेकंड नंबर पे है हमारा अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो मतलब बोलते हैं बंदरगाह यहीं पे होती है। ठीक है, इसी के आसपास जो देशों के आसपास यहीं पे होती है क्या? बंदरगाह। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े जहाज रुकते हैं यहाँ पे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर है रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार का है। ठीक है, त्रिभुजा आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ना बच्चों। आपको ये भी याद रखना है। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है ना। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों तरफ से क्या करता है? घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आपको ये भी याद रखना है। अंटार्कटिका महासागर एवं ध्रुव वृत्त में से स्थित है, ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से पिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है ना बच्चों। अब बात करते हैं जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये भी याद रखना है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं वायुमंडल। तो मैंने बता दिया वायुमंडल जो है
हमारे क्या होते हैं वायुमंडल में, क्या क्या आते हैं वही बात करेंगे। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस से घिरी हुई है, हमको सभी को पता है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की जो पतली परत होती है, जो ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग होती है, यह हमें ऐसी हवा वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग श्वास लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ये वायुमंडल हम लोगों के लिए सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है, तो वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर, है ना, आपको ये भी याद रखना है। तो ये तक फैला हुआ है। ये वायुमंडल को उसके घटक तथा तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। ठीक है, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए सौमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा ब्रह्मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम आगे अच्छी तरह बात करेंगे कि ये कौन कौन से मंडल होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ वायुमंडल तथा वायुमंडल के अंदर क्या क्या होते हैं। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। इससे क्या होता है, बना होता है वायुमंडल, जो कि साफ तथा सूक्ष्म होते हैं। 99% भाग है। ठीक है, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। कितना है बच्चों, 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन होती है कितनी, 21% है, 21% है। दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि मात्र 1% है। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक है, ये पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे यही लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऊंचाइयों के साथ वायुमंडल के घनत्व को भिन्नता लाती है। यह घनत्व समुद्री तल के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अधिक है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं। तो अब बात करते हैं जीव मंडल के बारे में। तो जीव मंडल मैंने बता दिया आपको। जीव मंडल क्या होते हैं, जिसमें हर जो जीवों को जो प्रजातियां होती हैं और जो भी चीज जीवित रहते हैं, जैसे स्तनधारी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मनुष्य हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से में होते हैं, 2 भागों में। जंतु जगत होता है और एक होता है पादप जगत। ठीक है, जंतु जगत इसको बोलते हैं, स्तनधारियों को बोलते हैं, या फिर जो दूध पिलाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और पादप किसको बोलते हैं, पादप उसको बोलते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, वो पादप में ही आते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी के। ये 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक द्वारा जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, ठीक है, तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसी भूकंप से पृथ्वी की सतह से परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी भाग पानी में डूब गया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। क्या है कि सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पानी के अंदर क्या हो गया, डूब गया है। झीलों डूब गया मतलब जो पहले जैसा था अब नहीं है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। पानी की सतह थोड़ी सी उससे ऊपर हो गई है। तो नदियां में दूषित पदार्थों से प्रभावित होने वाले के कारण जल मानव के इस्तेमाल का लायक नहीं रह गया है। ठीक है, यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है ना। तो बच्चों आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उद्योगों, तापीय विद्युत जो आपकी संयंत्र तथा क्या है, गाड़ियों का उत्सर्जित जो धुआं है। क्या है बच्चों, उत्सर्जित जो धुआं है, उसमें क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है ना। आपको ये भी याद रखना, अगर जितनी गाड़ी चलेगी उससे क्या होगा कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से सिंपल सी बात है कि उससे क्या होती है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है, और जितने पेड़ लगाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगी, ले लेगी वो पेड़। ठीक है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा वजनमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन के लिए बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों और संसाधनों को सीमित उपयोग में लाना बहुत आवश्यक है। ठीक है बच्चों,
मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरी किताब आपको समझा दी है, लेकिन मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ। वायुमंडल, शीतलमंडल और जलमंडल क्या क्या होते हैं। देखो, वायुमंडल होते हैं जो आकाश होते हैं, जो हम हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, ये सब किस में आते हैं? वायुमंडल में आते हैं, ठीक है। और स्थलमंडल किसको बोलते हैं? स्थलमंडल उसको बोलते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्थलमंडल। और जो पानी होता है, ठीक है, वो बर्फ हो सकती है, वो लिक्विड में हो सकती है, वो ठोस में हो सकती है, उसको हम जलमंडल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको जीवमंडल भी कहा जाता है। ओके बच्चों, मैंने सारा आपको डिटेल में आपको बता दिया है। और आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसका रिप्लाई कर सकूं और आपका डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो ये वीडियो बच्चों आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो आज का जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है, और अगले चैप्टर में हम मिलते हैं 6th में।